प्रिय विद्यार्थियों, नाटक लिखने का व्याकरण, कक्षा 12। देखिए, नाटक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। नाटक और अन्य विधाएं, नाटक में समय का बंधन, नाटक के मुख्य तत्व, नाटक के विषय और नाटक में स्वीकार व अस्वीकार की अवधारणाएं और नाटक की शिल्प रचना। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान से पढ़ना है। विजय तेंदुलकर ने नाटक के बारे में कहा है कि नाटक का तंत्र लेखक को सुख निश्चित करना पड़ता है, खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों में मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, यानी अच्छी तरह से उसकी गहराइयों में पहुंच जाना चाहिए। किसी भी समस्या के संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक एक अच्छा नाटक लिख सकता है। लगातार यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है जो अन्य से अलग है। जब हम इस विचार पर करते हैं तो पाते हैं कि नाटक में अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, यानी जिसे सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। जहाँ से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है वह है उसका लिखित रूप से दृश्यता और अग्रसर होना। जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित रूप में और अंतिम रूप में प्राप्त कर लेते हैं, वही नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, यानी जब हम उसका मंचन करते हैं, टेबल पर उसको मंच पर देखते हैं, आता है, जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब आकर उसमें संपूर्णता आती है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक ही यात्रा तय कर सकते हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ तत्व को अपने भीतर समेटे रहता है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना पड़ता है, समय का बंधन। समय का बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है, इसलिए कि नाटक को शुरू से लेकर अंत तक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करना पड़ता है। नाटक अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए तो इन दोनों ही स्थितियों से नाटक का वर्तमान काल में संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी चल रहा हो। एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना है, क्योंकि किसी भी नाटक का जब हम मंच से मंचन करते हैं तो उसे वर्तमान काल में ही बोलते हैं। जैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक हम देखते हैं तो उसे राजा बोलेंगे जैसे आज का ही समय चल रहा हो। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना जरूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है। नाटक में देखने से किसी को उबाई नहीं आना चाहिए, नाटक में इतना आकर्षण होना चाहिए। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। यदि हम भरत लिखित नाट्य को भी देखें तो नाटककारों से यह अपेक्षा की गई है कि नाटक की हर एक अंक की अवधि 48 मिनट की होती है, लगभग 1 घंटे की। अब दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द का। शब्द का नाटक में क्या महत्व है? वैसे साहित्य की सभी विधाओं के लिए शब्द आवश्यक होता है, पर साहित्य की ही विधाओं, कविताओं, नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। हमारे नाट्यशास्त्र में वाचिक अर्थात बोलने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण का, कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण करते हैं। यही कारण है कि उसमें वर्णित या फिर निगेटिव विधा उसे कहा जाता है। कविता इससे आगे है।
शब्द, बिंब, प्रतीक बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज़्यादा निकट है। वैसे कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है, लेकिन अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कवि सफल नाटककार भी हो सकता है, क्योंकि नाटक में कविता गाकर के ही नाटक को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोगों का आकर्षण बढ़े। तो अधिक से अधिक संक्षिप्त सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक नाटक के लिए जरूरी है उसका कथ्य, यानी उसमें जो कथन लिखे जाते हैं वो कथ्य कहलाते हैं। पहले कहानी के रूप में भी कथ्य का महत्व था, अब कहानी के रूप को भी शिल्प, फॉर्म, संरचना के भीतर ही पिरोना होता है, जिसके लिए नाटककार को भी शिल्प या संरचना का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम से रखा जाए कि वे शून्य से शिखर तक विकास की यात्रा को तय करें। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद, डायलॉग। तो दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि संवादों का सहारा लें, लेकिन नाटक में संवादों का सहारा लिया जाता है। लेकिन नाटक तो इसके बिना चल ही नहीं सकता है। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, अंत में उपसंहार जैसे तत्व होते हैं। नाटक को इंग्लिश में ड्रामा कहा जाता है। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी है। यही कारण है कि नायक, प्रतिनायक, सूत्रधार जो बीच बीच में आपको हंसाता है वो सूत्रधार है, नाटक की सूचना देता है, इसलिए उसे सूत्रधार कहा जाता है। परिकल्पना भारतीय पाश्चात्य नाट्यशास्त्र से ही प्रारंभ की गई है। वह कौन सी चीज़ है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? वह है संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना। लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे अनलिखित और अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सबटेक्स्ट कहा जाता है, भावात्मक कहा जाता है। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। उदाहरण के लिए हैमलेट का वह प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी, या स्कंद गुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यानी ये भावनात्मक कथन है। ये भावनात्मक कथन यदि नाटक में जोड़ दिए जाते हैं तो नाटक एक बहुत ही अच्छी विधा का रूप ले लेता है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों का आदान प्रदान, टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथा स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता है। मजे की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। उदाहरण के लिए अंधा युग एक नाटक है। तुगलक आदि नाटकों को देखते हैं। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार, व्यवस्था और तत्कालीन समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए, वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। यही वजह है कि हमारे आधुनिक नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है। नाटक लिखते समय यह भी जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइट होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, उसी तरह नाटक कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से कुछ भी कहना चाहता है, उसे अपने चरित्रों और उनके बीच वाले परस्पर संवादों से भी अभिव्यक्त करता है। लेकिन ऐसा कभी ना लगे कि वह पहले निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों का एक पुंज रह जाता है।
हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने मात्र मंच पर सचमुच में हार मात से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, न कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र होते हैं। नाटक को प्रस्तुत करना पड़ता है, अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे, दर्शक में के मर्म को छुएंगे और उन्हें देखने के लिए आकर्षित करेंगे। यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता में से कदापि नहीं है। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और संस्कृत क्लिष्ट शब्दों से बने हों, स्थिति परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं, तब उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा जैसे महान नाटककारों की भाषा में यह विशेषता देख सकते हैं कि इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल इस शिल्प और संरचना को भी, जिसके भीतर नाटककार अपने व्यंजित करता है। आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले स्वप्न वासुदत्ता जो संस्कृत का नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतल जो कालिदास द्वारा लिखित है, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत के नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। एक लोक नायकों का फॉर्म जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ भौतिक मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से ही घटित होता है। फारसी नाटकों का अपना एक अलग अलग शिल्प है। शेर व शायरी, गीत संगीत, अंतरंजित संवादों का पर आधारित होना, इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित है। इनके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की भी अलग अलग अहमियत है। यह नाटककार को तय करना है कि वह उनमें से किस तरह के शिल्प का चुनाव करता है। अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करें और इन सबको छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प कहलाता है स्किलनेस, तो एक नया स्किलनेस लेकर प्रस्तुत हो जाएं। प्रायः कहा जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है और यही सही स्थिति है। लेकिन जब नाटककार ने पहले शिल्प या संरचना की निश्चित कर लिया, फिर उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा तो कोशिशें बहुत ही कामयाब हुई। नाटक एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंध हो, तब भी हम उसे वर्तमान काल में ही घटित करते हैं। ये मुख्य बात है। दूसरी मुख्य बात क्या है? नाटक को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है। नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, फिर उन्हें एक निश्चित क्रम से रखना होता है। तीसरी बात है, एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस मुबाहिसों से आगे बढ़ाए। नाटक और रंगमंच ऐसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है। इस तरह ये नाटक के विभिन्न तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए, जिन्हें आप बार बार श्रवण करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ये नाटक विधा से आप हमेशा जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।